मैं ही क्यों? क्योंकि तुम बेबाक हो, ढीठ हो और नियमों के हिसाब से नहीं चलते। और सबसे जरूरी बात, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं है। मैं ऐसे बहुत से मर्दों से मिली हूँ जो जब मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ पैसों के निशान होते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। तुम जब मुझे देखते हो तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ स्टेक दिखता है। यह एक ऐसा तर्क था जिसे मैं चाहकर भी काट नहीं सकता था। उसने आगे कहा, तुम्हें जो करना है वह बहुत आसान है। जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो, सामने आओ, मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करो और उन सभी लड़कों को दूर भगाओ जो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। अपने तरीके से उन सब से छुटकारा पालो। यह तो किसी बॉडीगार्ड और इंसानी ढाल की तरह लगता है। तुम इसे इस तरह भी समझ सकते हो। उसने अपनी दराज से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मेरी तरफ खिसका दिया। इस पर दस्तखत करो। हर महीने की तनख्वाह 350 मिलियन होगी। इसके अलावा हर बार जब तुम मेरे लिए किसी मुसीबत को टाल दोगे तो तुम्हें बोनस के तौर पर 175 मिलियन मिलेंगे, यानी 350 मिलियन की मासिक तनख्वाह। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी रकम देखी तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। पूरे महीने खून पसीना एक करके छोटे मोटे काम करने के बाद भी मैं केवल 17.5 से 21 मिलियन ही कमा पाता था। 350 मिलियन कमाने के लिए मुझे कितनी ईंटें उठानी पड़ती, कुछ इस तरह। और बस इस तरह आज मैंने 350 मिलियन की मासिक तनख्वाह, एक गाड़ी और एक क्रेडिट कार्ड हासिल कर लिया था। यह दुनिया सच में बहुत ही अजीब और जादुई लगने लगी थी। कोई और सवाल? हाँ, मैं खड़ा हुआ। प्रेसिडेंट बाई, अभी दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। आपके नए नए बने बॉयफ्रेंड के तौर पर क्या मैं आपके साथ दोपहर का खाना खा सकता हूँ? मैंने अभी तक आपकी कंपनी के कैफेटेरिया का खाना नहीं चखा है। बाई निंग बिंग दंग रह गई। उसे शायद इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काम पर लगते ही मेरी पहली मांग मुफ्त के खाने की होगी। उसने कुछ सेकंड तक मुझे देखा और फिर लाचारी से अपना सिर हिला दिया। हमारी कंपनी में कोई कैफेटेरिया नहीं है। तभी उसने इंटरकॉम उठाया। शाओलिन, युनडिंग रेस्टोरेंट से दोपहर के खाने के 2 सेट मंगवा कर मेरे केबिन में ले आओ। फोन रखने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा समर्पण का भाव था, मानो कह रही हो कि मैं तुमसे हार मानती हूँ। जिबा चुआंग, मुझे अब पछतावा होने लगा है। मुझे लगता है कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे दी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट बाई, आप फिक्र मत कीजिए। मेरे व्यावसायिक आदर्श बहुत ऊंचे हैं। पैसे लेकर काम करना तो एक नियम है। आप मुझे खिलाती रहिए और मैं इन कीड़ों मकोड़ों को दूर भगाता रहूंगा। एकदम सही सौदा है। मैंने उस मर्सिडीज सी गैलेक्सी ग्रे गाड़ी को चलाया जिसकी कीमत खुद मेरी जिंदगी से भी ज्यादा थी, और उसे लेकर अपनी किराए की उस खस्ताहाल अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ चल दिया। गाड़ी बहुत बड़ी थी और वहाँ की गलियां बेहद संकरी थी। मुझे गाड़ी को किसी कोने में ठीक से पार्क करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। रास्ते में वहाँ के बुजुर्ग पड़ोसियों की हैरान नजरों ने मेरा पीछा किया। मेरा भाई जिबादा दरवाजे के सामने दुबक कर बैठा हुआ था। मुझे ऐसे देखा जैसे मैं उसका मसीहा हूँ और वह तुरंत मेरी तरफ लपका। चुआंग, तुम कल कहाँ गायब थे? मैंने तुम्हें फोन भी किया था पर तुमने उठाया नहीं। क्या तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया? मिस बाई ने तुम्हारे टांग तोड़ने के लिए किसी को भेजा तो नहीं ना? मैंने उसे अनसुना करते हुए दरवाजा खोलने के लिए चाबी निकाली। वह बड़बड़ाता हुआ मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। उसकी पहली ही नजर सोफे पर पड़े मेरे उन डिजाइनर कपड़ों पर गई जिन्हें मैंने वहाँ फेंक दिया था, जिन पर ऐसे ब्रांड के लोगो छपे थे जिन्हें मैं खुद नहीं जानता था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे पास इन चीजों को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो 105 मिलियन जो तुमने मुझसे वादा किया था, मैं उसे पहले ही खर्च कर चुका हूँ। क्या 105 मिलियन में यह सब आ सकता है? उसने कीमत देखने के लिए एक शर्ट उठाई और उसकी सांसें थम गई। एक अकेली शर्ट की कीमत 10 मिलियन थी। उसने मुझे इस तरह दिखा जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हूँ। चुआंग, मुझे सच सच बताओ, कल तुमने आखिर किया क्या था? क्या तुमने मिस बाई के साथ कोई गुप्त सौदा किया है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या यह मुंह बंद रखने के पैसे हैं जो उसने तुम्हें दिए हैं? पानी पीते हुए मेरा दम ही घुटने लगा। क्या तुम अपने उस खाली दिमाग में कुछ ढंग की बात नहीं सोच सकते? मैं और वह अब एक रिश्ते में हैं। हम एक कपल हैं। उसका मुंह इतना खुला रह गया कि उसमें एक अंडा समा जाए। यह भला कैसे मुमकिन है? तुम्हें तो सब कुछ खराब करना था ना, अपनी इस फटेहाल हालत के साथ। इस कंगाली में भी उसने तुम्हें चुन लिया। दरअसल उसे मेरा अंदाज पसंद आ गया। और कोई समस्या? मुझे उसे समझाने में बहुत आलस आ रहा था। वैसे भी अब से मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तुम्हारा मौका हाथ से निकल चुका है। वह धड़ाम से फर्श पर बैठ गया। उसकी आंखों में निराशा साफ दिख रही थी। सब खत्म हो गया। मेरी देवी, मेरी दौलत और ऐशो आराम सब हाथ से चले गए। मैंने उसकी इस लाचार हालत को देखा और उसे एक लात मारी। उठो भी अब, वह सिर्फ एक औरत ही तो है। क्या वाकई इसके लिए इतना ड्रामा करना जरूरी है? नहीं, वह सिर्फ एक औरत नहीं है। वह मेरे चेहरे पर चिल्लाया। वह एक चलती फिरती एटीएम मशीन है। रईसों की दुनिया में जाने का सुनहरा टिकट है। तुम्हें खाक पता है इसके बारे में? हाँ, मुझे सच में नहीं पता। मैंने सिर हिलाया। मैंने जेब से G63 की चाबी निकाली और उसके सामने खनखनाई। मैं तो सिर्फ इसके बारे में जानता हूँ। उसकी आंखें तुरंत उस चाबी पर टिक गई। ये तो मर्सिडीज जी क्लास है।
उसकी आवाज कांप रही थी। बाई निंगबिंग ने इसे मुझे दिया है। उसने कहा कि इससे मुझे आने जाने में आसानी होगी। मैंने चाबियां टेबल पर उछाल दी। वह शिकायत कर रही थी कि मेरा पहले का आने जाने का तरीका बेहद दयनीय था और उस पर शोभा नहीं देता था। वह रेंगता हुआ आगे बढ़ा ताकि उसे छू सके। गाड़ी की चाबी उसने अपने हाथ में ऐसे ली जैसे कोई शाही फरमान हो और वह उसे उलट पुलट कर निहारने लगा। एक जी वैगन, यह सचमुच एक जी वैगन है। हे भगवान, उसने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों का भाव नफरत से बदलकर अब पूरी तरह श्रद्धा में बदल चुका था, जैसे कोई अंधभक्त हो। तुम सचमुच मेरे अपने सगे भाई हो। उसने पैर और नाक आंसू पोंछते हुए मेरी टांग को कसकर पकड़ लिया। मुझे भी सिखाओ कि तुमने यह कैसे किया। तुमने उसे कौन सा जादुई नुस्खा पिलाया है? मैंने नफरत से उसे खुद से दूर धकेला। इसमें कोई राज नहीं है। मैंने बस उसे तुम्हारा असली चेहरा दिखा दिया और नतीजा यह हुआ कि उसे तुम्हारे मुकाबले में थोड़ा ज्यादा बेहतर लगा। नामुमकिन है। मैंने उसके लिए कविताएं लिखी, प्यार के नगमे गाए, बिना एक दिन भी चूके हर सुबह और रात उसे संदेश भेजे। वह ऐसा कैसे कर सकती है? तुम्हारी वो कविताएं इंटरनेट से चुराई हुई थी और जो गाने तुम गाते थे उनके सुर इतने बेसुरा थे कि प्रशांत महासागर पार चले जाएं। मैंने बेरहमी से उसकी पोल खोल दी। जिबादा, तुम्हारी सबसे बड़ी कमी यह है कि तुम सच्चे नहीं हो। तुम जिससे प्यार करते हो वह बाई निंगबिंग नहीं है। तुम्हें तो बस उसके पैसे से प्यार है। वह तुम्हारे जैसे कई लोगों से मिल चुकी है। जिबादा चुप हो गया, जैसे मैंने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। और तुम, क्या तुम्हें लालच नहीं है उसके पैसे के लिए? हाँ, मुझे है। मैंने बिल्कुल दो टूक जवाब दिया। लेकिन मैं अपनी इस चाहत में ईमानदार हूँ। मैंने उसे साफ कह दिया कि मुझे केवल उसके पैसे से मतलब है। उसने भी मुझे साफ कह दिया कि उसे बस एक इंसानी ढाल चाहिए। हमारे बीच एक समझौता है जहाँ हम दोनों की जरूरतें पूरी हो रही है। जिबादा हक्का बक्का होकर मुझे ऐसे देखने लगा जैसे पहली बार मिल रहा हो। चुआंग, तुम बदल गए हो। आखिरकार हर इंसान बदल ही जाता है। मैंने वही बात दोहराई जो कल मैंने बाई निंगबिंग से कही थी, विशेषकर तब जब कोई आपको हर महीने 350 मिलियन देने को तैयार हो। मैंने उसके कंधे को थपथ पाया। ठीक है, अब अपना रोना बंद करो। अब से तुम्हारा भाई तुम्हें संभालेगा। अभी तुम्हें कितने पैसों की कमी है? बाओ चुआन की आंखें अचानक चमक उठी। उसने अपने हाथ रगड़े और मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा नहीं। मेरी नजर बस एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स की जोड़ी पर है और अब शाली के हैंडबैग को भी बदलने का समय आ गया है। मैंने उसकी हरकतें देखी और अपना सिर हिलाया। ये तो हड्डियों तक डूबा हुआ सिंप है। इसका कोई इलाज नहीं है। निंगबिंग का बॉयफ्रेंड बनने के तीसरे दिन मुझे अपना पहला आधिकारिक मिशन मिला। आज रात एक चैरिटी पार्टी है, मेरे साथ चलो, ठीक है? फोन पर निंगबिंग की आवाज बहुत शांत थी। नहीं जा रहा। मैं सोफे पर लेटे हुए गेम खेल रहा था और बस जीतने ही वाला था। चू काई भी वहाँ होगा। वो आजकल एक महिला सेलिब्रिटी के पीछे पड़ा है और आज रात वो पार्टी में सबके सामने प्रपोज करने की योजना बना रहा है। अच्छा, फिर तो मैं दुआ करता हूँ कि वो कामयाब हो जाए। मेरा एक निशाना चूक गया और विरोधी ने मुझे मार गिराया। मैं नहीं चाहती कि वो कामयाब हो। वो सेलिब्रिटी एक कलाकार है जिसे मेरी कंपनी ने अभी साइन किया है। उसमें अपार संभावनाएं हैं। मैं नहीं चाहती कि चू काई जैसे कचरे की वजह से वो बर्बाद हो जाए। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उस प्रपोजल को बर्बाद कर दो या ऐसा ही कुछ? मैं चाहती हूँ कि तुम उसके प्रपोजल को जितनी बुरी तरह से हो सके बिगाड़ दो। पक्का करो कि वो और वो सेलिब्रिटी दोनों इतने शर्मिंदा हों कि जमीन में समा जाना चाहें। इसमें मुश्किल का स्तर थोड़ा ज्यादा है। मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई। मुझे एक बोनस चाहिए होगा। 35.5 करोड़ मंजूर। मैंने तुरंत गेम बंद कर दिया। मुझे पता भेज दो। काम पक्का। फोन रखने के बाद मैंने सीटी बजाई और अलमारी से कपड़े चुनने चला गया। निंगबिंग ने मेरे लिए जो डिजाइनर कपड़े खरीदे थे, आखिरकार उन्हें जलवा दिखाने का मौका मिल ही गया। उस शाम मैंने मर्सिडीज जी क्लास चलाई और समय पर उस होटल में पहुंच गया जहां जलसा होने वाला था। जब मैंने गाड़ी की चाबियां वैले को सौंपी तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी आखिरकार अपने शिखर पर पहुंच गई है। बाई निंगबिंग वहां खड़ी पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो सामने आई, वो पूरे हॉल के आकर्षण का केंद्र बन गई। मैं उसके पास गया और बड़ी सहजता से उसकी बाहों में बाहें डाल दी। उसका शरीर थोड़ा अकड़ गया, लेकिन वो जल्दी ही सहज हो गई। बुरा नहीं है, तुम वाकई जच रहे हो। मैंने उसकी तरफ आंख मारी। शुद्ध व्यावसायिकता। ठीक है। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, चू काई की नजर किसी स्पॉटलाइट की तरह हम पर टिक गई। वो उस महिला स्टार के साथ खड़ा था जो सफेद शिफॉन ड्रेस पहने बहुत ही मासूम लग रही थी। मुझे निंगबिंग की बाहों में बाहें डाले देखकर उसका चेहरा तुरंत गुस्से से काला पड़ गया। निंगबिंग, तुम सचमुच इसे लेकर आई हो? अपने बॉयफ्रेंड को जलसे में लाने में कोई परेशानी है क्या? चू काई का चेहरा और भी उतर गया। उसके बगल में खड़ी महिला स्टार का नाम आंची था। उसने बड़ी उत्सुकता से मुझे ऊपर नीचे देखा। उसकी आंखों में जांच परख का भाव था। यंग मास्टर चू, क्या ये दीदी निंगबिंग के बॉयफ्रेंड है?
ये काफी होनहार दिखते हैं। चू काई तिरस्कार से हंसा। होनहार? ये तो सिर्फ औरतों के टुकड़ों पर पलने वाला जिगोलो है। मैंने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और आंची की तरफ देखने लगा। आप सुश्री आंची है ना? मैंने आपकी फिल्में देखी हैं। आंची की आंखें चमक उठी। सच में? कौन सी? वही जिसमें आपने एक कॉलेज छात्रा का किरदार निभाया था, जिसे अगवा करके पहाड़ों में बेच दिया जाता है और आखिरकार उसे अपने किडनैपर से ही प्यार हो जाता है। आंची की मुस्कान चेहरे पर ही जम गई। वो फिल्म उसके करियर पर एक दाग थी। इसके लिए नेटिजन्स ने उसे बुरी तरह ट्रोल किया था। मुझे लगा कि आपकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी। मेरा लहजा बेहद सच्चा था, खासकर वो आखिरी सीन जहां आप रो और चिल्ला रही थी। भले ही वो मुझे मारे, कोसे और मुझे जाने न दे, उसने मुझे एक घर दिया है। वो हिस्सा सचमुच बेस्ट एक्ट्रेस के स्तर का था। उसने स्टॉकहोम सिंड्रोम को इतने गहरे तरीके से दिखाया कि इस समय आंची के चेहरे के हाव भाव को सिर्फ खराब कहना भी कम होगा। बाई निंगबिंग के कंधे बेकाबू होकर कांप रहे थे। वो अपनी हंसी रोकने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। चू काई इतना भड़क गया था कि किसी को मारना चाहता था। लानत है, क्या तुम्हें बात करने की तमीज भी है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैंने मासूम बनने का नाटक किया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो फिल्म सुश्री आंची का सबसे बेहतरीन काम ना हो? मुझे लगा कि ये उनकी एक्टिंग की सराहना का एक तरीका था। हमारे आसपास के लोग कानाफूसी और गपशप करने लगे। आंची की आंखें पहले से ही लाल होने लगी थी। उसने नम आंखों से चू काई की तरफ देखा। काई, ये मुझे परेशान कर रहे हैं। चू काई का दिल टूट गया। उसने सीधे मेरे चेहरे की तरफ उंगली उठाई। बस तुम देखते जाओ। इतना कहकर उसने आंची को दूर खींच लिया। बहुत बढ़िया। बाई निंगबिंग ने मुझे शैंपेन का एक ग्लास थमा दिया। एपेटाइजर खत्म हो गया है, मेन कोर्स अब परोसा जाने वाला है। क्या तुम तैयार हो? मैंने उसके साथ ग्लास टकराया। तैयार शब्द मेरे शब्दकोश में नहीं है। मैं बिना तैयारी के काम करना पसंद करता हूँ। जलसे के बीच में एंकर ने अचानक बहुत उत्साहित लहजे में घोषणा की, इसके बाद एक बेहद रोमांटिक पल आने वाला है। रोशनी धीमी हो गई और एक स्पॉटलाइट सीधे मंच के बीचों बीच चमकी। चू काई गुलाब का एक बड़ा गुलदस्ता लिए घुटनों के बल बैठ गया और प्यार भरी नजरों से आंची को देखने लगा। आंची, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे खुशनसीब बात है। उसने ऐसी घिसी पिटी लाइनें सुनाना शुरू कर दिया कि शर्म आ जाए और आंची की आंखें भर आईं। वो इतनी भावुक लग रही थी कि उसके पास शब्द नहीं थे। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। इस रोमांटिक प्रपोजल का गवाह बनने के लिए तैयार हो रहा था। बाई निंगबिंग ने मेरी कोहनी छुई। अब तुम्हारी बारी है। मैंने सिर हिलाया, मेज से केक की एक प्लेट उठाई और उसे सीधे मंच की तरफ फेंक दिया। प्लेट हवा में एक सटीक घेरा बनाते हुए सीधे चू काई के सिर पर जा गिरी। उसका जेल लगाकर संवारा हुआ सिर अब क्रीम और केक के टुकड़ों से भर गया था। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। स्टेज की लाइटों के नीचे हर कोई दंग रह गया था। चू काई के सिर पर तिरामिसू का एक भूरा टुकड़ा था। गालों से क्रीम टपक रही थी और उसकी नाक पर आकर जमा हो रही थी, जो बिल्कुल चिड़िया की बीट जैसी लग रही थी। उसके हाथों के गुलाब फर्श पर गिर गए और प्रपोजल के लिए तैयार की गई हीरे की अंगूठी लुढ़ककर एक तरफ चली गई। लानत है, ये किसने किया? चू काई की दहाड़ ने उस सन्नाटे को चीर दिया। मैं आराम से खड़ा हुआ। मेरे हाथ में अभी भी एक कांटा था। मेरी गलती है, हाथ फिसल गया था। मैंने माफी मांगने जैसा चेहरा बनाया। प्लेट बहुत चिकनी थी, मैं इसे ठीक से पकड़ नहीं पाया। हर आंख तुरंत मुझ पर टिक गई। कुछ हैरान थे तो कुछ असमंजस में थे और कुछ लोग साफ तौर पर इस तमाशे का मजा ले रहे थे। जब चू काई ने देखा कि वो मैं हूँ तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। एक पागल बैल की तरह दिखते हुए, तुम हो, लानत है तुम पर। वो भीड़ को चीरता हुआ किसी पागल की तरह मेरी तरफ झपटा। सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए दौड़ पड़े। मुझे छोड़ो, मैं इसे मार डालूंगा। चू काई अभी भी छटपटा रहा था। आंची आखिरकार सदमे से बाहर आई और अपनी ड्रेस संभालते हुए दौड़कर आई। उसने मेरी नाक पर उंगली उठाई और चिल्लाई, तुमने ये जानबूझकर किया है। तुमने काई का प्रपोजल क्यों बर्बाद किया? मेरा सचमुच ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने जितनी हो सके उतनी मासूम नजरों से उसकी तरफ देखा। मुझे लगा कि जिस तरह यंग मास्टर चू घुटने के बल बैठे थे, वो कुछ हद तक मेरे अपार्टमेंट के नीचे रहने वाले मोची बूढ़े वांग जैसा लग रहा था। मैं उस पल में बह गया और प्लेट गलती से उड़कर वहां चली गई। आसपास की भीड़ ने ये सुना और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वे चू काई और उसके सिर पर लगे केक की तरफ इशारा करके कानाफूसी करने लगे और आंची का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम बेशर्म हो। अरे, अब आप जो चाहे खा सकती है, लेकिन जो चाहे वो बोल नहीं सकती। मैंने अपना चेहरा गंभीर कर लिया। मैं तो बस मजा लेने वाला एक मासूम तमाशाई हूँ। अगर आप किसी चीज को दोष देना चाहती हैं, तो अपने प्रपोजल को दीजिए जो इतना दिल छू लेने वाला था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पाया, या फिर होटल की प्लेटों को दोष दीजिए जो अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। तभी होटल का मैनेजर पसीने पसीने होकर वहां दौड़ा आया। मिस्टर जी, आइए बात करके मामला सुलझा लेते हैं। भाड़ में गई बात।
चूकाई ने मैनेजर को एक तरफ धकेल दिया। या तो आज ये जिंदा बचेगा या मैं। बाई निंगबिंग आगे बढ़ी और उसने ठंडी नजरों से चूकाई की तरफ देखा। चूकाई, क्या तुम्हारा तमाशा अब तक खत्म नहीं हुआ? निंगबिंग, तुम अभी भी उसका बचाव कर रही हो? चूकाई का चेहरा पूरी तरह से अविश्वास से भरा था। इसने यह सब कर दिया और तुम अब भी इसी का पक्ष ले रही हो? इसने तुम पर आखिर कौन सा जादू कर दिया है? वह मेरा बॉयफ्रेंड है। बाई निंगबिंग के लहजे में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड की जान लेने पर तुले हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं बस खड़ी तमाशा देखती रहूंगी? वह कुछ पलों के लिए रुकी। उसकी नजर पूरे हॉल पर घूम गई। आज जो कुछ भी हुआ वह महज एक हादसा था। अगर किसी ने भी इस बात को यहाँ से बाहर ले जाने और अफवाहें फैलाने की हिम्मत की तो वो बाई निंगबिंग को बेरहम होने का दोष न दे। उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भारी रोब था जिसे टालना नामुमकिन था। हॉल में हो रही हंसी धीरे धीरे शांत हो गई। चुकाई ने पहले बाई निंगबिंग को देखा और फिर मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर इतनी नफरत थी मानो उसने कोई मक्खी निगल ली हो। चूंकि बाई निंगबिंग मेरी ढाल बनी खड़ी थी, इसलिए आज वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, चलो बाद में देख लूंगा। यह कहकर उसने अपने सिर से केक साफ किया और ची को खींचते हुए, जो अभी भी बुरी तरह रो रहा था, बिना पीछे देखे बाहर चला गया। एक शानदार प्रपोजल की रस्म पूरी तरह से एक मजाक बनकर रह गई थी। यह महफिल अब आगे नहीं चल सकती थी। मेहमान एक एक करके समूहों में जाने लगे। जाते जाते वे मुझ पर एक नजर डालना नहीं भूल रहे थे। उनकी आंखों में अजीब और मिले जुले भाव थे। मैं बाई निंगबिंग के पीछे पीछे होटल से बाहर आया और गाड़ी में बैठ गया। बाई निंगबिंग ने मुझे 350 मिलियन का चेक थमा दिया। आज तुम्हारा काम मेरी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। मैंने चेक लिया और सीटी बजाई। यह ज्यादातर इसलिए हुआ क्योंकि छोटे मालिक चुने। बहुत अच्छा साथ दिया। उनका सिर एकदम निशाने पर था। उस वार की आवाज बहुत ही सुकून देने वाली थी। निंगबिंग ने गाड़ी चालू की। वह मुस्कुराई नहीं, बस सामने देखती रही। तभी उसने अचानक कहा, जिबाचुआंग, आज तुमने चुकाई को पूरी तरह से अपना दुश्मन बना लिया है। वह इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूलेगा। मुझे पता है, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार मेरे पीछे आप खड़ी हैं, मैंने बिल्कुल बेफिक्र अंदाज में कहा। बाई निंगबिंग ने मेरी तरफ देखने के लिए सिर घुमाया। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अगर मैं आप पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? मैंने चेक अपनी जेब में रख लिया। इस वक्त हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। जी हाँ, अगर मैं डूबा तो जाहिर है कि आप भी पानी के कुछ घूंट तो पी ही लेंगी। बाई निंगबिंग खामोश रही। गाड़ी तेजी से दौड़ती रही। खिड़की से बाहर रात का नजारा तेजी से पीछे छूटता जा रहा था। काफी देर बाद मैंने उसे दबी आवाज में जिबाचुआंग को कोसते हुए सुना, तुम सचमुच एक पागल इंसान हो। मैंने गर्व से जवाब दिया, इस तारीफ के लिए धन्यवाद। चुकाई के प्रपोजल को खराब करने के बाद मुझे कुछ दिनों तक